और मेरे अंदर नेगेटिव ढूँढना बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहती भी हूँ कि थोड़ा बहुत अपना स्टैंड रखूँ और ईगो रखूँ, बट एक दिन रखती हूँ और सेकंड डे मैं वैसे ही रश्मि बन जाती हूँ जैसी मैं हूँ। तो कहते हैं कि जिस घर में माँ या बाप नहीं होते हैं, उस घर के बच्चे बहुत जल्दी या तो बन जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। एक माँ की ज़िद थी कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि नहीं पता कि कैसे परवरिश होगी, क्योंकि माँ के बिना परवरिश सही से नहीं हो पाती है। फिर मुझे ऐसे लगा कि चलो एक बार ट्राई करना चाहिए फ़िल्मी दुनिया में, और फिर मैं, वो कहते हैं ना कि चाँद को पाने के लिए अगर छलांग नहीं मारोगे तो बिल्डिंग के 10वीं मंज़िल तक भी नहीं पहुँच पाओगे। वो जो कीड़ा बता रही हूँ शायद मेरी मम्मी ही है वो कीड़ा। तो वो भी बहुत सच्चाई और इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हैं। एक वो रश्मि गुप्ता जो लड़कों को देख के डर जाती थी, काँप जाती थी, और आज की रश्मि गुप्ता जो लड़कों की वाट लगा सकती है। फूल, फ्लावर, फूल कितने भी सुंदर हों, तारीफ उनकी खुशबू से की जाती है, राइट? फूल कितने भी सुंदर हो, तारीफ उनकी खुशबू से होती है। वैसे ही इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से की जाती है। तो ये मेरे लिए भी बहुत टर्न एंड ट्विस्ट था लाइफ में। तो मैम स्वागत करते हुए आया टीवी में फर्स्टली मैं आपके कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। मैंने ना आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे और बहुत बार मैंने आपको देखा भी है फील्ड पे, जैसे कि गुड्डन ना हो पाएगा उसमें मैंने देखा आपको। आपकी ना बहुत एक अच्छी बात है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब मैंने कम आर्टिस्ट को देखा है जो इतने हम्बल रहते हैं, सबसे प्यार से बात करना। और कभी मैंने ऐसे नेगेटिव चीजें सुनी नहीं, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको मतलब इतना हम्बल बनाती है उस टाइम? तो थैंक यू सो मच फर्स्टली। और मेरे अंदर नेगेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कह सकते हैं। तो जैसे कि इंसान के अंदर एटीट्यूड, ईगो जो होता है ना, वो ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। बट मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत ट्राई भी करती हूँ, इतना अच्छा काम करने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपना एटीट्यूड, ईगो हल्का-फुल्का रखना चाहिए। बट मुझसे नहीं हो पाता। जैसे शो का नाम था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, वैसे रश्मि से ना हो पाएगा एटीट्यूड और ईगो रखना। तो ये चीज़ें हैं मेरे अंदर कि मैं मेरे लिए हर इंसान, चाहे वो सेट पर टेक्नीशियन हो, डायरेक्टर टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, कैमरा टीम हो, एक्टर्स हों, मुझे लगता है सब बराबर हैं। और किसी को छोटा और किसी को बड़ा हम नहीं देख सकते। और हाँ, ठीक है, सबको अपने अपना लेवल पता होना चाहिए, कौन कहाँ स्टैंड करता है। बट बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए सबके साथ। तो ये चीज़ें मेरे बर्थ से, जब मैं पैदा हुई हूँ, मुझे लगता है कि ये ऐसे कूट-कूट के संस्कार जो है ना, वो भर दिए गए हैं। तो मैं चाहती भी हूँ कि थोड़ा बहुत अपना स्टैंड रखूँ और ईगो रखूँ, बट एक दिन रखती हूँ और सेकंड डे मैं वैसे ही रश्मि बन जाती हूँ जैसी मैं हूँ। तो ये मेरे से ना हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती कहाँ से, मतलब सीखते कहाँ से, किसको देख के, कौन है आपका आइडल? फैमिली से हम सीखते हैं हुँ, हुँ। उससे? तो ये चीज़ें देखकर नहीं सीखी जाती हैं, ये आपके अंदर होती है, संस्कार आपके अंदर होते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें मुझे समझाया गया, पढ़ाया गया, लोगों की इज़्ज़त करो, बड़ों को प्यार दो। तो वो चीज़, वो संस्कार मेरे अंदर है। और ये चीज़ क किसी को देख के आप नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि आपने मतलब लाइफ में बहुत अच्छी कर लिया, उससे मेरे लिए इतनी कम एज में अपनी रेडी को मतलब वो देना बहुत बड़ी बात होती है। हुँ, और एक लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि वो गांव का सुना, या तो फैमिली जो हमारे रिलेटिव होते हैं वो भी सुनाते हैं कि हुँ। है ना, डैड नहीं है तो फिर ये कैसे अच्छे से रह पाएगी। अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो बोलेंगे नहीं, ये गलत रास्ते पे जाके ही इसने अच्छा किया। तो हमने तो बहुत अचीव किया, बहुत चीजें अचीव कर ली इतने छोटे से गाँव के आकर। तो किस तरीके से वो जर्नी बताओगे, और लाइक कितना कुछ सफर करना पड़ा यदि आपकी लाइफ? हुँ। तो कहते हैं कि जिस घर में माँ या बाप नहीं होते हैं, उस घर के बच्चे बहुत जल्दी या तो बन जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो आप लोग बताइए कि मैं बिगड़ गई या बन गई? और हमेशा से सच बता रही हूँ, आप बहुत मोटिवेट करते थे कि मैंने बहुत छोटे उम्र में अपनी मॉम को खो दिया हुँ, था। हुँ। तो मतलब आपका जब भी इन्होंने बोला ना इंटरव्यू करने के लिए, मैं बहुत ऐसे लगी नहीं था कि मैं बहुत एक्टर्स का किसी का जा रही था कि मेरे फैमिली की लड़की का इंटरव्यू करने जा रही हुँ। हूँ।
क्योंकि आपने सच में बहुत इंस्पायर करते हो। तो आप बताइए कौन सी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी उस दौरान? तो हर लाइफ में हर इंसान हर हर प्रॉब्लम से जूझता है। तो हर इंसान फेस करता है प्रॉब्लम। मैंने भी करी है और मैंने शायद बहुत जल्दी कर ली, बहुत बहुत जल्दी कर ली। बहुत छोटे से उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया। जैसे कि जब मैं कट करना है? जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स की थी और तभी मैंने अपने पापा को खो दिया। तो उस वक़्त तो मुझे नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है या पापा पापा से रिलेशन कैसा होता है। तो वो चीज़ सीखा ही नहीं और सीखने से पहले उनको खो दिया। तो समझ ही नहीं आया है कि अभी आज जो है, कल वो नहीं है। कल मैं सुबह उठूँगी तो मैं किसी को पापा नहीं बोलूँगी। मैं सुबह उठूँगी तो मैं पापा नहीं बोलूँगी, पापा इज़ नॉट देयर, वो जा चुके हैं हमें छोड़ के। तो वो बहुत टफ टाइम था और जब कहते हैं कि घर का बच्चा जो होता है वही अग्नि देता है। तो मैं इतनी छोटी थी, मुझे समझ ही नहीं था कि जो मेरा भाई है वो पापा को अग्नि देकर आ रहा है और मैं इतनी छोटी थी, नासमझ थी। मैं लड़ाई कर ली भैया से, भाई से कि तुम घर के अंदर नहीं आओगे क्योंकि तुमने पापा को जला दिया। आप समझ रहे हो, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कि हुआ क्या है और मैं उससे लड़ रही हूँ कि तुमने पापा को जला दिया। तो वो टाइम देखना और उसके बाद वहाँ से मेरी ज़िंदगी की असली कहानी और स्ट्रगल शुरू होता है और फिर अप एंड डाउन्स बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, चाहे पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड हो। ऐसे टाइम पे इंसान पढ़ भी नहीं पाता है क्योंकि बाप नहीं है तो माँ इतना केयर नहीं कर पाती है, जितना उनसे हो पाया उन्होंने वो उतना किया। और जितना वो कर सकती थी, जितना पढ़ाया-लिखाया और उनके ऊपर प्रेशर भी था कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम लोग सँभाल लेंगे बच्चों को। बट एक माँ की ज़िद थी कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे क्योंकि नहीं पता कि कैसे परवरिश होगी, क्योंकि माँ के बिना परवरिश सही से नहीं हो पाती है। तो माँ की भी ज़िद थी और माँ ने भी कभी शादी नहीं करी दूसरी, और एक यंग एज में अपने पति को खो देना और छोटे-छोटे बच्चों को सँभालना, वो भी एक गाँव के अंदर। मतलब आप समझ रहे हो, इतना डेवलप नहीं था गोरखपुर जैसा शहर, पढ़ाई-लिखाई इतनी नहीं थी। तो वो चीज़ें मेरी माँ ने मुझे सँभाला, भाई को सँभाला। फिर पढ़ाई-लिखाई जैसे-तैसे हुई। फिर ऐसा लगा कि अभी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है घर की। हैंड टू माउथ सिचुएशन है। मतलब खाना अगर सुबह बन रहा है तो मुझे याद है कि वही सुबह ठंडा खाना हम शाम तक खाते थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से आएँगे पैसे और कहाँ से घर में खाना बनेगा या मम्मी कैसे करेगी। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम था और फैमिली रिलेटिव्स सब थे, सब हैं, सब कोई है, बट सब कोई सिर्फ़ दिखने के लिए होता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि बहुत कम ऐसी फैमिली होती है जो सपोर्ट करती है। और मैं अपनी उसी फैमिली से मात खा गई और मैं भी अपने फैमिली में बहुत अकेली रह गई। मेरे रिलेटिव्स, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, बहुत कहने को बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन जब ऐसे आँख खोल के ऐसे देखो ना, तो कोई नहीं होता है, अपने माँ-बाप के अलावा। तो ये चीज़ें फेस करी है और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और अपने घर वालों को संभालना चाहिए। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैंने सोचा क्या करूँ? इतनी छोटी सी तो मैं खुद हूँ। तो मैं क्या नौकरी करने जाऊँगी? मैं क्या करूँगी? मुझे समझ ही नहीं आता था उस वक़्त। लेकिन उस वक़्त मेरे लिए ₹1000 भी ना बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितना नॉलेज है मैं उसे टीचिंग कर लेती हूँ। प्लेवे और एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को पढ़ा देती हूँ या फिर उनका डे केयर कर लेती हूँ। बच्चे जो आजकल के पेरेंट्स जो जॉब करने जाते हैं, उनके बच्चों को सँभाल लूँगी। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहीं और मैंने जॉइन कर लिया। फिर मैंने स्कूलिंग मतलब बच्चों को पढ़ाया और फिर वहाँ से मेरी सैलरी मिलना स्टार्ट हुई। तो वो ₹1000 भी ना मेरे लिए जैसे खज़ाना होता है ना, वैसा हो गया था कि अरे! ₹1000 मिले हैं मुझे। तो मेरे लिए वो टाइम भी था। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छी और इनकम के लिए मैं फिर शिफ्ट हो गई थोड़े बड़े शहर में। मैं लखनऊ में आ गई, फिर लखनऊ के एक एडकॉम स्कूल में पढ़ाने गई। रेड हिल स्कूल करके है और वहाँ पे अच्छी सैलरी थी मेरी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं, मतलब साढ़े ₹6000 टीचिंग से मिलते थे एंड देन डे केयर। तो मेरे लिए तो वही 1000 एंड देन ₹6500, तो एक ग्रोथ और एक लेवल बढ़ गया। तो मैं उसमें ही खुश हो गई कि चलो अरे वाह! मतलब अच्छा है। फिर वो धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती थी, फिर स्कूलिंग भी करती थी, फिर डे केयर भी करती थी। तो मेरा सुबह से लेके रात तक ना कुछ पता ही नहीं होता था। मैं सुबह से लेकर रात तक बिज़ी होती थी, सिर्फ़ रात को अपने घर में सोने जाती थी।
तो भी ना इतना बैकअप नहीं बन पा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा टैलेंट नहीं है। इट इज़ जस्ट कि हम कुछ टाइम कुछ कर लेते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी, तो वो सोच के मैंने कर लिया। फिर मुझे ऐसे लगा कि चलो एक बार ट्राई करना चाहिए फ़िल्मी दुनिया में, और फिर मैं कहते हैं लोग अपना बैकअप लेकर आते हैं और जान-पहचान से आते हैं, लिंक लेकर आते हैं और कहीं न कहीं कनेक्शन होता है, वो लेकर आते हैं। मैं मुँह मुँह उठा के आ गई। मैं लिटरली बॉम्बे मुँह उठा के आ गई। ना मेरे लेफ्ट पता है, ना मुझे राइट पता है, ना मुझे आगे पता है, ना मुझे पीछे पता है। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। और एक लड़की के लिए इतना लंबा सफ़र गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से बॉम्बे आना, ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात होती है। और ईमानदारी के साथ जीना, ये और भी बड़ी बात होती है। तो ये करेज मतलब रश्मि मैम मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। जब हमें कुछ नहीं मिलता ना, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि चलो गलत रास्ते से ही सही, चलो हम कर लेते हैं। तो हुँ, कभी ऐसी थॉट आई आपकी कि हुँ, चलो मैं झूठ बोलती हूँ फैमिली वाले से, या तो ये रास्ता मैं अपना लेती हूँ? ऐसा कभी जल्दी के चक्कर में, हुँ, मतलब हुँ। मुझे ना घर का भी प्रेशर होता है, मुझे फैमिली देखनी है, तो ऐसा कभी थॉट है आपको? मेरे दिल, दिमाग, मेरे ज़हन में कभी ये थॉट नहीं आया, क्यों? जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा ना, तो मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने एक बात कही थी मुझसे, और वो बात ये है कि कभी भी, कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी होती है, काम नहीं मिलता है, घर के दरवाज़े खुले हैं, लेकिन कभी गलत काम मत करना, गलत चीज़ से कभी आगे मत बढ़ना। तो जब मेरी माँ ने इतना कुछ सैक्रिफ़ाइस किया है मेरे लिए, तो मैं गलत कैसे कर सकती हूँ? और मैं आज डंके की चोट पे ये बात कहती हूँ कि मैंने कभी गलत नहीं किया। मैं एक बहुत बड़ी कर्मा बिलीवर हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगी, तो मेरे साथ वो ज़रूर घूम फिर के हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ से डरती भी हूँ, और मैं अपना इस चीज़ पे मुझे घमंड भी है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। तो वो कहते हैं ना कि चाँद को पाने के लिए अगर छलांग नहीं मारोगे, तो बिल्डिंग के 10वीं मंज़िल तक भी नहीं पहुँच पाओगे। तो ये कहावत है, लेकिन मुझे लगता है पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप, मेहनत के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे। चलिए आप जब कदम रखी इंडस्ट्री में, बोलते कि गुड फादर होना ना, हुँ, नहीं हुआ तो हम नहीं कर सकते हुँ, कोई चीजें। तो लाइक ऐसा होगा कि कभी कोई प्रोजेक्ट मिलते मिलते आपका रह गया हो, और ऑडिशन दे रहे हो बट वो काम में नहीं आ रहा है, हुँ, मतलब वो जो चीजें चाह रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर उस चीजों को, मतलब वो सारी चीज को कि डिप्रेशन में हुँ, इंसान चला हुँ, जाता है कई बार जब हुँ, नई चीजें पूरी होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आप बता रहे हो कि मैं खुद ही अकेले आई, सब कुछ किया, यहाँ पे आपका कोई माँगे नहीं। तो हुँ। वो रश्मि को क्या चीज़ें मोटिवेट की, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ वो अभी भी डटी रही और इतना अच्छा नाम कमा ली? तो उसके बारे में। तो रिजेक्शन एक्टर्स के लाइफ में ना एक सबसे पहला वर्ड है रिजेक्शन। तो ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसको रिजेक्शन नहीं मिली है। तो मुझे भी बहुत बार मिली है, और मेरे साथ तो मतलब ऐसा हुआ है कि शो मिल गया है, और मेरे ऐसे मुँह खोल के ना वो शो ऐसे निकाल के लेके चले गए हैं। तो मैंने वो टाइम भी देखा है। बट मैं एक चीज़ मैं बोलूँगी ज़रूर कि जब मैंने ट्राई करना शुरू किया ना, तो लोगों से मुझे कभी ना नेगेटिव बातें सुनने को नहीं मिली। और जब भी ऑडिशंस करे, भले ही मेरा सिलेक्शन हो ना हो, बट मुझे बुलाया ज़रूर गया, लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया, मॉक शूट के लिए बुलाया गया, और उसके बाद आगे की कॉल है, वो होना नहीं होना। बट समटाइम्स ऐसा टाइम भी देखा है मैंने कि जब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और मैं थक गई, हार गई कि यार क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ना, मैं बहुत फ़नी सी बात बता रही हूँ कि मैंने अपना दूसरा ऑप्शन भी तैयार रखा था कि बॉम्बे जैसे शहर में अगर मैं एक्टर नहीं बन पाई, तो मेरे पास मेरा सीवी, मेरा तैयार है, और मैं स्कूल में जा कर के और टीचिंग करूँगी वापस से। जो मैं लखनऊ में करती थी, तो शायद बॉम्बे में ज़्यादा पैसा मिलेगा और मैं वो कर लूँगी। बट जहाँ-जहाँ भी मैं गई, वहाँ से कभी मुझे नेगेटिव नहीं बोला गया, मुझे ज़रूर बोला गया कि हम दोबारा आपको बुलाएँगे। हाँ, टाइम लगा, क्योंकि मैं कैरेक्टर ना कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत चूज़ करके बहुत अच्छा सोचती हूँ कि जो भी करूँ वो अच्छा काम करूँ। तो जितना भी आप लोगों ने मुझे देखा है गुड्डन में, साथ निभाना साथिया में, बालिका बधू में, या जो मैं अभी शो कर रही हूँ या ध्रुव तारा में, तो आपने मेरा किरदार देखा होगा। हर शो में मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया है। हाँ, मैं लीड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास मैं पेशेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं बैठूँ और मैं लीड का वेट करूँ, क्योंकि मेरे घर वाले इंतज़ार में थे कि मैं यहाँ पे काम करूँ और
अपना घर चलाऊँ। तो वो टाइम थोड़ा-सा मेरा स्टार्टिंग का था, तो जो भी काम आया, मैंने कर लिया वो काम, लेकिन वो काम ही मेरा इतना अच्छा हो गया कि मुझे ऑडियंस और व्यूअर्स से इतना प्यार मिला कि मेरा काम अपने आप बोलता चला गया। तो मेरा जो छोटा-सा कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर इतना बड़ा बन गया कि मतलब मैं खुद एक शॉक में चली गई कि यार, ये मैंने प्ले किया है और मेरा कैरेक्टर जो छोटा-सा था, वो इतना बड़ा हो गया। तो ये मेरे लिए भी बहुत टर्न एंड ट्विस्ट था लाइफ में। और हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है कि काम नहीं मिलता तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। और मैं भी फ्रस्ट्रेशन में गई हूँ, डिप्रेशन में गई हूँ कि मुझे काम नहीं मिल रहा है और परेशान हुई हूँ, क्योंकि सबकी लाइफ स्मूथ नहीं चलती है। सबकी लाइफ स्मूथ नहीं चलती है और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे उबड़-खाबड़, अप एंड डाउन्स बहुत आए हैं। तो मुझे अपनी फैमिली को देखते हुए मेरे को और ऐसा था कि बस जल्दी काम मिले, जल्दी काम मिले। तो थोड़ा बैठना पड़ा, थोड़ा फेस किया और जो सेविंग होती थी वो सेविंग से मैंने अपना घर चलाया, चीज़ें करी। बट लकीली मैंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जिससे मैं परेशान हूँ या मेरे घर वाले परेशान हो या आज की ऑडियंस जो मुझे आप लोग जो सामने बैठ के मुझे ये देखने वाले हैं, वो कभी ये नहीं कह सकते हैं कि रश्मि गुप्ता ने कभी कुछ गलत स्टेप उठाया है। इंडस्ट्री में भी ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया से भी ना लोग बहुत चेंज करते हैं, अगर आपके हुँ। फॉलोअर्स आते हैं तो हाँ थोड़ा कुछ तो बात है ऐसा। तो लगता है कि वो चीज़ें बोलते करती है कि मेरे अंदर टैलेंट तो है बट मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं, तो वो कभी हुआ बीच में आई वो सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे कि आपको पता है कोविड के टाइम पे ये रील्स और इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा हाइप पे चला गया और तब मुझे मज़ाक लगता था कि मैं सोचती थी कि क्या है टाइम पास क्या स्टार्ट कर दिया है। और हम मैं भी थी रील पे, मैं भी टिकटॉक पे थी। बट इट वाज़ अ फन थिंग, वो फन के लिए चीज़ें बनाई गई थी कि टाइम है तो इंसान कैमरे के आगे अपने आप को दिखा रहा है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ कॉमेडी सीन कर रहा है, तो वो एक टाइम पास था। बट आज के टाइम पे वो टाइम पास इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है कि हर घर में अब देखा जाए तो अ, इंसान उठ के बोलता है कि मैं एक्टर हूँ। तो ये मैं एक्टर हूँ, रश्मि गुप्ता एक एक्टर है, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है बिकॉज़ बहुत कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं। और आजकल लोग देखो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट कहीं न कहीं लोग अपने इंस्टा फॉलोअर्स को बढ़ाते हैं, बढ़वा देते हैं पैसे दे कर के। टैलेंट नहीं होता है फिर भी वो चीज़ें करवा लेते हैं। या जिनके अंदर टैलेंट होता है बट दे आर नॉट एन एक्टर। आप रील और ये सब चीज़ों से आप एक ब्रांड वैल्यू कर सकते हो, उनका मार्केट अलग है, बट एक्टर्स का मार्केट अलग है। तो हमारा इन्फ्लुएंसर से कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। वो अपनी जगह अपना हुनर दिखा रहे हैं, हम अपना हुनर दिखा रहे हैं, बट हर इंसान ना उठ करके ये बोल दे रहा है कि एक्टर है, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो अगर आप एक्टर हैं, तो हमें तो फिर घर बैठना पड़ेगा। जो इतने सालों से हमने इंडस्ट्री को टाइम दिया है, तो हमारा टाइम तो खराब हो गया, अगर हर इंसान ये बोल दे कि हम एक्टर हैं। तो आज के टाइम पे वो जो नंबर्स आप बता रहे हो, वो नंबर्स बहुत वैल्यू कर रहे हैं। लोग जब भी प्रोफाइल माँगते हैं, पहले तो लोग फ़ोटोज़ माँगते थे, इंट्रोडक्शन माँगते थे और उससे आपका ऑडिशन स्क्रिप्ट देते थे और बोलते थे कि आप बना के भेज दो या आप प्रोडक्शन हाउस आ जाओ। पर आज ऐसा नहीं है, आज है ही नहीं वो चीज़। और आज पूछेंगे कि कितने फ़ॉलोअर्स हैं आपके? आपके फ़ॉलोअर्स से आपका टैलेंट दिख रहा है, मतलब आपके टैलेंट कितने फ़ॉलोअर्स हैं उससे जज किया जा रहा है और आपके फ़ॉलोअर्स से आपको आपका बजट दिया जा रहा है। मतलब लिटरली मैं एक शो की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत नोन शो है, बहुत न ब्रांड शो है और दे कॉल्ड मी फॉर अ पैरेलल लीड एंड देन दे टोल्ड मी कि रश्मि ऐसा-ऐसा है और आप एक बार ट्राई करो। दैट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड कैरेक्टर एंड आई वाज़ लाइक कि हाँ, चलो अच्छा है, डिफरेंट है, मैं करती हूँ। तो मैंने वो ऑडिशन किया एंड दे लाइक्ड इट एंड उन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर ने ये भी बोला कि रश्मि को बोलो हम फाइनल कर सकते हैं अगर रश्मि हमारे बजट पे काम करती हैं और हम चैनल में फाइट कर सकते हैं। तो आई वाज़ लाइक सर क्या बजट आप सोच रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम सिंगल डिजिट पे बात कर रहे हैं। तो हमने बोला सर सिंगल डिजिट तो वो टाइम था जब मैं बॉम्बे में आई थी। मैं किसी को ऑफ़र नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के भी टारगेट नहीं कर रही, बट जब मैं आई थी तो एक सिंगल डिजिट तब होता था, तब ठीक था, तब वो टाइम स्टार्टिंग का था और जितना जो बजट था वो ठीक था। बट अभी आप इतना काम करने के बाद, आज 12 साल इंडस्ट्री को देने के बाद और आप पूछ रहे हो कि सिंगल डिजिट में काम करोगे एंड उसके बाद आप प्रोफाइल लेते हो कि इंस्टाग्राम पे कितने आपके रीच हैं। तो उसके बाद रीच भी अगर आपको अच्छा मिल रहा है बट आप बजट सिंगल दे रहे हो। तो मैंने बोला सर
इतना काम करने के बाद में मेरे लिए बहुत मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसे में पीछे नहीं होना चाहती हूँ। और क्या है कि एक बार चीज़ें इंडस्ट्री में आती हैं तो वो हर जगह, हर प्रोडक्शन हाउस में चली जाती हैं। तो मैं सिंगल डिजिट पे नहीं काम कर पाऊँगी, ऐसी चीज़ें मैंने उनको बोली। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आगे हम किसी और प्रोजेक्ट में अच्छे बजट पे काम करेंगे। क्योंकि उनका नोन ब्रांड शो था, ब्रांड चैनल पे था और इतना टाइम से चलते आ रहा है तो और टीआरपी वाज़ वेरी हाई, बट स्टिल यू आर गिविंग मी द सिंगल डिजिट। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा डाइजेस्ट नहीं हुआ कि आई विल नॉट डू। मैंने बहुत प्यार से मैंने बोल दिया सर मेरा नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट कभी काम करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि कौन कास्ट हुआ है, तो मैंने देखा कि एक इन्फ्लुएंसर कास्ट हो गई है। तो जिसका अच्छा खासा फॉलोअर्स है। तो क्या आप उसको अभी सिंगल डिजिट में आपने रिकमेंड किया होगा? क्या आपने उसको सिंगल डिजिट दिया होगा? नहीं ना। आपने तो उसको डबल ही दिया होगा या जिसकी जितना उसका डिमांड होगा आपने दे दिया होगा। बट हम एक्टर्स फिर क्या करें? कहाँ जाएँ? तो ये सब चीज़ें हमने फेस की है और हम फेस करते आ रहे हैं और हमें लगता है आगे भी हमें करना पड़ेगा। तो कि आपको बिग बॉस का ऑफर हुआ था, तो आपने मना नहीं किया करने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। बिग बॉस प्लेटफ़ॉर्म देखिए बहुत अच्छा है, मुझे लगता है नेम फ़ेम के लिए बहुत अच्छा है और मैंने कभी काम को कभी मना नहीं किया है। और जब 2019 और 2017 की बात 19 की बात है जब मुझे बिग बॉस के लिए ऑफ़र आया था, तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया और शायद आपने ही मेरा इंटरव्यू किया था उस टाइम भी मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। अच्छा, ओके। तो बिग बॉस में ऐसा कुछ कनेक्शन था, जो चीज़ें थी कि हम जा रहे हैं अंदर तो वहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए गए थे कि हमने ये करना है। बट पहले वीक में ही जो मेरा पार्टनर था वो आउट हो गया, हमारे शो से ही निशांत मलखानी जो चले गए, आउट हो गए। तो उनके साथ ही एक ही शो में हम लोग थे, तो उनके साथ ही कुछ पैटर्न बना के वो लोग मुझे अंदर क भेज रहे थे। तो बट निशांत आउट हो गया तो उसकी वज़ह से फिर मेरा भी कुछ-कुछ पंगे हो गए और न मेरा नहीं हो पाया। बट बहुत बहुत दरवाज़े के बहुत करीब थी मैं और दरवाज़े में मुझे पीछे आना पड़ा। पर मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप भी अगर बिलीव करते हो कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, तो मैं भी उसे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि मैं क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो थोड़ा पेशेंस वहाँ पे रखना चाहिए। इंसान हूँ, मुझे पता है तकलीफ़ होती है, मैं भी रोती हूँ, मैंने भी ये चीज़ फ़ेस किया है। बट कुछ टाइम के बाद आपको फिर रियलाइज़ होगा कि आपके साथ जो हुआ है ना, वो बहुत अच्छा हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसमें भी कुछ अच्छा बेनिफिट था। और उसके बाद दूसरा मुझे ओटीटी के लिए भी अभी रिसेंटली आया था बिग बॉस, मैंने इंटरव्यूज़ भी किए। बट अंदर बस मैं यही बोलूँगी कि अच्छा ही हुआ कि मेरा इस बार भी नहीं हुआ, बिकॉज़ अंदर बहुत ड्रामे हुए थे। जो आपका एक कैरेक्टर है, जो पॉज़िटिव कैरेक्टर वो बिल्कुल नेगेटिव में चला गया, क्योंकि अंदर भी बहुत लोगों का मैंने देखा कि जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, उनके साथ भी कुछ गलत हो गया। और फिर मैं गलत चीज़ को बहुत सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत ब्लंटली उसका जवाब दे देती हूँ या मैं बहुत ब्लंट हो जाती हूँ उस चीज़ में, क्योंकि मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि सच्चाई से जो काम किया जा सकता है वो झूठ से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए वो वाला मुझे ओटीटी के लिए मुझे मना करना पड़ा। एंड ऐसा नहीं लगता कि रश्मि को हुँ, इतनी सच्चाई और ऑनेस्टी ये इंडस्ट्री मतलब वो उस चीज को हजम नहीं करेगी, क्योंकि हुँ, इस इंडस्ट्री में झूठ तो बोलना ही पड़ता है, हाँ, जहाँ तक लगता है। हाँ, तो आपको लगता है कि कभी कभी ये ऑनेस्टी में आपकी मार खा जाती है, कोई चीजें करने के लिए कोई चीज अच्छी आ रही है लेकिन आपकी सच्चाई और ये सारी चीजें हुँ। कहीं ना कहीं उनके पीछे आपको खींच रही है, ऐसा कभी हुआ? तो मैं तो बहुत सोचती हूँ कि मुझे फेक बना दो कहीं-कहीं। मैं फेक बनना चाहती हूँ कि यार थोड़ा-सा झूठ बोलने की कला आ जाए। एक तो मैं पता नहीं कहाँ किस जहाँ कहाँ से पैदा हो गई हूँ कि जो एकदम सत्य सत्य जो बोलते हैं ना, वही मैंने बताया है, कर्मा बिलीवर। तो मुझे भी बहुत कभी-कभी लगता है कि यार इतना सच नहीं बोलना चाहिए और इतना ऑनेस्टी से नहीं जीना चाहिए। कहीं-कहीं आपको झूठ बोलना चाहिए और कहीं-कहीं थोड़ा फेक बन जाना चाहिए। बट पता नहीं कौन-सा सच्चाई का कीड़ा मुझे काट के चला गया है और कब चला गया, क्यों चला गया, मुझे उस कीड़े से शिकायत है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरी सच्चाई की वजह से मुझे पीछे हटा दिया गया है। जैसे कि जैसे आपने बिग बॉस की बात करी है, तो बिग बॉस में इंटरव्यू जब मेरा चल रहा था, तो जब इंटरव्यू में जब क्वेश्चन्स आए, जो जो भी था, जो मैंने बताया, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई। तो आप बिग बॉस में आपको आपको क्या चाहिए?
आपको एक गुड फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे, आपका एक प्रोफाइल हो वो चाहिए, आप अच्छा काम किया हो आपने ये चाहिए। तो मुझे लगता है इन तीनों में मैं कहीं पीछे नहीं रही हूँ। मेरे आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखेंगे तो वो भी अच्छे हैं, आप मेरा काम देखेंगे तो आप देखेंगे वो भी अच्छे हैं, मेरा प्रोफाइल भी है, आज मुझे रश्मि गुप्ता के नाम से लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। बट मेरी ये सच्चाई जिसने मेरा इंटरव्यू लिया उनको शायद हज़म नहीं हुई होगी कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत सच्चा है, बहुत सच्ची है। तो ये ऑनेस्टी उनको शायद हज़म नहीं हुई और इसकी वजह से उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं पीछे हो जाती हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, मैं फेक नहीं हो पाती हूँ। अ, इसी इसी चीज़ से मुझे बहुत डर भी लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे सर्वाइव कर पाएँगे सच्चे और अच्छे लोग या दब के रह जाएँगे। ये मेरा यही डाउट था कि आप कर पाओगे वो सारी चीजें मेंटेन, मतलब आगे तक आप रखने वाले हो, क्योंकि आपके वही मैंने कहा जो वो कीड़ा काट गया है ना, उस कीड़े को आके बोलो कि वो जो काटा है उसको खत्म कर दे। मैं सच्चाई और अच्छाई और इसके साथ ही जीना पसंद करूँगी, ऑनेस्टली से लाइफ जीऊँगी और झूठ-वूठ अपने बस की बात ही नहीं है और काम बोलेगा। तो अभी फ्यूचर में अगर आपको रियलिटी शो ऑफर होते तो करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली काम को तो मैं मना करती ही नहीं हूँ, अच्छा काम है तो बिल्कुल करूँगी और चाहे बिग बॉस हो, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी रियलिटी शो हो, मैं ऑब्वियसली उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। मैं एक्टर हूँ और मुझे लगता है कि मुझे हर जगह होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं अगर जज करूँगी या चूज़ करूँगी नहीं मुझे ये करना है, वो नहीं करना है, नो, फिर तो मुझे घर बैठना चाहिए। मुझे घर बैठना चाहिए और इसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। हम्म, तो अगर इस इंडस्ट्री में इतना साथ आपका देने के बाद अगर कोई कोई अच्छा दोस्त जिससे अगर आप परेशान हो बहुत दर्द हो, कोई इंडस्ट्री में है ऐसा आपका? उम, इंडस्ट्री में तो नहीं है क्योंकि सच ये है कि इंडस्ट्री में किसी के पास टाइम नहीं है। बॉम्बे जैसे शहर में हर इंसान भाग रहा है, कोई रुका नहीं है, कोई रुक के आपकी ये बात नहीं सुनेगा कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो, नहीं ठीक हो? अच्छा नहीं ठीक हो, तो मैं आ नहीं पाऊँगा। कोई किसी के पास टाइम नहीं है। मुंबई इतनी फ़ास्ट जा रही है। तो और यहाँ पर अगर आप एक दोस्त, साथी ढूँढ रहे हो, तो आपका साथी, आपका दोस्त, आपका परिवार होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं भी अगर मुझे कुछ बात शेयर करनी होगी या मेरी कोई पर्सनल चीज़ें या मैं किसी चीज़ से जूझ रही हूँ या फेस कर रही हूँ, तो मैं अपने यहाँ पे किसी फ्रेंड से नहीं बोल सकती क्योंकि आई डोंट नो वो बात कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक शेयर होगी और किस तरीके से बाहर आएगी। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा अपना जो इंडस्ट्री वर्ल्ड है ना, जो अपना चीज़ें जो घूम रही है ना, वो थोड़ा गलत तरीके से घूमती हैं। तो ये चीज़ें हैं तो आप दोस्त सच्चा यहाँ तो नहीं ढूँढ सकते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट तो अपनी सारी बातें, अपनी चीज़ें बहुत अंदर तक रह जाती हैं। मैं भी ढूँढती हूँ कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसी दोस्त या जिससे मैं शेयर कर पाऊँ। बट फिर कभी-कभी सोचती हूँ कि ऐसा कोई है ही नहीं। अगर मैंने आज के टाइम पे कोई चीज़ अगर शेयर कर ली ना, तो वो मेरा ही मज़ाक उड़ाएँगे, मेरा ही मज़ाक बन जाएगा और वो जब मज़ाक बन के बाहर आएगा तो फिर वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहीं न कहीं वो अपने अंदर रख कर के या फेस करके ही और वो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अगर पहले की रश्मि को देखें और आज की रश्मि को देखें तो मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, और क्या ऐसी चीजें जिसे आप निकाल फेंको अपने अंदर से, नहीं ये मेरे अंदर से हट जाए तो मैं ना ये चीज कर सकती हूँ, और हुँ, वो आपको बार बार जैसे कि आपको मतलब इमोशनल और हुँ। बहुत सच्चा मतलब हर चीजें होंगी। इमोशनल तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज़ आप इमोशनल नहीं बोलें, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। हाँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ और इमोशनल तब थी जब परिवार के साथ थी और जब इतने सारे हर्डल्स आए, जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, रुकावटें आई, इतनी सारी चीज़ें फेस करी, तो मुझे लगता है मेरा इमोशनल पार्ट कहीं न कहीं बहुत कम हो गया बिकॉज़ अब मुझे स्टैंड लेना है, मुझे फेस करना है और जवाब देना है। अब जैसा आपने मुझे कहा कि क्या डिफ़रेंस है जो पहले की रश्मि थी और अभी की रश्मि में, तो मुझे एक छोटी-सी बात याद आ गई। मैं बहुत छोटी थी और मैं होंगी मतलब आई गेस 8 7-8 या 8-9 साल की होंगी मैं। मुझे अभी उम्र अपनी याद नहीं है, मैं
प्रॉब्लम ये है कि मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो मम्मी के साथ मैं दिल्ली गई थी और दिल्ली में मम्मी को अपने खुद की दुकान की कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग इन द सेंस कि जो दुकान पे माल बेचा जाता है, उसकी शॉपिंग करनी थी, गुड्स। तो वहाँ पे मम्मी ने बोला कि अब अकेले छोड़ के कैसे जाएँ बच्चों को, तो मम्मी मुझे और मेरे भाई को लेके चली गई वहाँ पर। तो वहाँ पर जिस जगह हम लोग धर्मशाला में रुके थे, तो वहाँ पर एक आदमी था, जो कि ना वो बहुत मुझे गलत तरीके से देख रहा था। और मैं अगर होटल के रूम से ऐसे बाहर भी जा रही हूँ ना, तो देखना उसका, मतलब बाहर ही खड़े रहना, रिसेप्शन पे खड़े रहना, दरवाजे पे खड़े रहना, तो बहुत गंदी तरीके से देखना उसका, ठीक है? अब जब मैंने इसको देख लिया ना, तो मैं डर गई, मैं लिटरली डर गई। तो अब वो डर ना मेरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इट वाज़ धर्मशाला। तो अब मैं जैसे अब ये रूम्स हैं और आपके वॉशरूम्स इधर है, मतलब आगे के साइड पे सारे फीमेल्स वॉशरूम हैं, देन मेल्स वॉशरूम है, ऐसा था। वहाँ के रिसेप्शन वाले मैनेजर ने भी बोल दिया कि अरे क्या आप बोल रही हैं, ऐसे बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं। और वो आदमी जो था वो भी एकदम चढ़ने लगा कि नहीं यार ये झूठ बोल रही है, ऐसा-वैसा। तो फिर ऐसा हुआ कि अभी हम लोग को ही ऐसा बोला जा रहा है, तो मैं एकदम शांत हो गई एंड देन मम्मी को बोला, मम्मी चलो यहाँ से, अब हमको वापस नहीं आना। तो मम्मी मेरी, लेकिन मेरी मम्मी में ये चीज़ है, मेरी मम्मी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। वो जो कीड़ा बता रही है शायद मेरी मम्मी ही है वो कीड़ा। तो वो भी बहुत सच्चाई और इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हैं। तो मम्मी ने बहुत फाइट करी इस चीज़ को लेकर के, बट फिर मैंने मम्मी को खुद ही बोला कि मम्मी चलते हैं यहाँ से, और हम लोग दूर हैं, बहुत दूर हैं। और जैसे ही अंधेरा होता ना, मेरा डर बहुत शुरू हो जाता था, मैं बहुत डरती थी। तो उसके बाद फिर एक वो रश्मि गुप्ता जो लड़कों को देख के डर जाती थी, काँप जाती थी, और आज की रश्मि गुप्ता जो लड़कों की वाट लगा सकती है। आज अगर कोई लड़का अगर उसको ह्यूमिलेट करे ना, तो सच में वो तोड़ के रख देगी। तो ये डिफरेंस जो है ना, आज मेरी मम्मी भी ये चीज़ कहती है, वो निक्की, मतलब मेरे घर का नाम निक्की है, निकनेम, तो मेरी मम्मी बोलती है वो निक्की जो एकदम डरती थी और आज उनको फेस करके उनको जवाब दे के आती है। तो अ, शायद वो टाइम, वो भी सिखाने का टाइम था, उससे मैं सीखी। अगर वो चीज़ नहीं होता, वो हादसा, तो आज मैं फिर वही डर के रहती। तो आप समझ रहे हो, जो मैंने बोला कि जो होता बहुत अच्छे के लिए होता, बट यही डिफरेंस है कि वो डर उस आदमी की वजह से मेरा कम हुआ, और आज वही चीज़ मेरे साथ कोई करेगा, तो मैं थप्पड़ भी मार के आ सकती हूँ। क्योंकि मैं इतना बोल्ड हूँ कि आप मेरे सामने कुछ गलत नहीं कर सकते। तो वो है मेरे अंदर। कोई 3 चीज़ें जो आप इंडस्ट्री से सीखते हो और अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए? तो एज़ एन एक्टर मैं ये बोलूँगी कि एक्टिंग मैं आज भी सीख रही हूँ। बहुत सारे सीनियर्स एक्टर्स हैं, और जब भी मैं कोई शो करती हूँ या जिनसे मिलती हूँ, जब परफॉर्म करते हैं, तो कभी कुछ कॉमेडी जोनर होता है, कभी कुछ सीरियस वाला होता है, कभी कुछ होता है, तो मैं उस जगह पे रह करके उन लोग को देखती हूँ, अडेप्ट करती हूँ वो चीज़ें कि कितना ठहराव है, कितना आप खेल सकते हो कैरेक्टर से। तो एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप मर भी जाओ तब भी आप सीखते ही रहोगे। आप एक्टिंग सीखना बंद नहीं करोगे। बट मेरे लिए वही है कि जब भी मैं कहीं खड़ी होती हूँ और मेरे सामने कोई परफॉर्मर होता है, तो मैं उसका परफॉर्मेंस देखती हूँ और वो सीखती हूँ। तो ये अडैप्ट करती हूँ मैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं कुछ सीखना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि मेरे अंदर भी थोड़ा एटीट्यूड आ जाए, थोड़ा ईगो आ जाए। मैं भी लोगों की तरह थोड़ा-थोड़ा बोलूँ कि अरे प्लीज़ आओ, प्लीज़ आओ, नहीं आओ। थोड़ा वैसा हो, जो मैं कर नहीं पाती हूँ। और तीसरी ऐसी कोई चीज़ जो मैं सीखना चाहती हूँ, उम, अभी तक तो वो सोचा नहीं, बट 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिटरली वो करना चाहती हूँ अपने अंदर कि वो हो। और दैट्स इट। एक्टर के लिए सबसे 3 मतलब एक बोलते हैं ना, बोलते हैं अच्छा दिखना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आपको क्या लगता है कि एक एक्टर को बहुत हर टाइम अच्छा दिखना मतलब ज़रूरी हो जाता है इस प्रोफेशन में? आपकी सोच क्या है इसमें? हुँ, तो कहते हैं ना कि जब एक्टर दो नॉर्मल ह्यूमन्स एंड एक्टर्स, बहुत बहुत फासला होता है। तो जब आप कहीं आते हो, प्रेज़ेंट करते हो अपने आप को, तो आपका आउटलुक बहुत मैटर करता है।
तो आपको आप जहाँ भी अपने आप को लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा ही आप खुश एंड बहुत अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं हर चीज़ का। दूसरी चीज़ आउटलुक बहुत मैटर करती है। आप एज़ एन एक्टर आप कुछ भी नहीं पहन के जा सकते हैं, कुछ भी ऐसे ही रैंडमली नहीं घूम सकते हैं, बिकॉज़ अगर आपको रैंडम ही घूमना है तो वो तो फिर नॉर्मल ह्यूमन्स भी घूमते हैं। तो जैसे कि एक यहाँ पे एक बात याद आ गई कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी लाइन्स मेरे को याद है कि फूल फ्लावर फूल कितने भी सुंदर हों, तारीफ़ उनकी खुशबू से की जाती है, राइट? फूल कितने भी सुंदर हों, तारीफ़ उनकी खुशबू से होती है। वैसे ही इंसान कितना भी बड़ा हो, इज़्ज़त उसके गुणों से की जाती है। तो वो जो किरदार है ना, जो किरदार है, जो बिहेवियर है और आप किसी के सामने कैसे परफ़ॉर्म करते हो, कैसे बोलते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली मैं मानती हूँ कि आपको जब भी जहाँ भी जाना है आपको कॉन्फिडेंट एंड प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि अगर आप प्रेज़ेंटेबल हैं और आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो आपने जैसे ही आपने बात करने की कोशिश की, आपने मुँह खोला और आपने भरता ही कर दिया, तो फिर आपका आउटलुक भी गया, आपका सुंदरता भी गया। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन करनी पड़ती हैं एज़ एन एक्टर और वो ज़रूरी भी है। वो एक छोटे से गाँव से आना और इतना बड़ा मतलब एक्टर का सपना बहुत कम लोग देख पाते हैं और देखते भी हैं तो गाँव हो गया या फिर रिलेटिव हो गया कि नहीं ये चीज़ आप नहीं कर सकते और आपको तो पता ही है कि गाँव में ये सारे जो होते हैं ना एक्टर वो कोई काम नहीं होता। हुँ। कुछ लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे कि नहीं बहुत अच्छा अच्छा काम नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि वो चीज़ कैसे ज़हन में कैसे आई आपकी कि मुझे यहाँ पे जाके एक्टर बनना है या किसने आपको सपोर्ट किया हुँ। और उस दौरान मतलब किन लोगों ने आपको मतलब अपने थे या जो बोलते हैं ना गैर उन्होंने आपको प्रॉब्लम किया तो उस सारी चीजों से कैसे आप बाहर आए और यहाँ तक का सफर आपने किया? तो एक्टिंग तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है और हाँ, बचपन में बहुत स्टेज शो स्कूल में किया है और बहुत नाटक किए हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने करी है। बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक्टर ही बन जाऊँगी। तो हर इंसान को अपना टैलेंट ढूँढना पड़ता है, जैसे कि आपने अपना टैलेंट ढूँढा है जर्नलिस्ट का। वैसे ही मुझे भी लगा कि टीचिंग इज़ नॉट माय टैलेंट और इससे बड़ा मुझे कुछ करना चाहिए और ये मेरी जर्नी नहीं है टीचिंग बट हाँ अ, कुछ और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं कभी थिएटर नहीं गई, मैंने कभी क्लासेस नहीं किए। बस एक ये था कि हाँ, मैं एक्टर बन सकती हूँ क्योंकि एक दिमाग में ना किसी ने कान में से घर में, फैमिली में, सब में डाल रखा था कि अरे अपनी इसको टीवी में भेजो ना, इसको टीवी में भेजो ना। तो ऐसा 1 बार, 2 बार दादी ने, मम्मा ने कहा था। तो मेरे को लगा शायद कह रहे हैं तो हो भी सकता है। तो मेरे से ज़्यादा मेरे मेरे परिवार वालों का सपना था कि मैं टीवी में आऊँ और और टीवी में जैसे ही मैंने बॉम्बे आई और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो जब मैंने ट्राई किया और जब मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई तो मुझे लगा कि मेरा असली टैलेंट तो यही है। बिना एक्टिंग क्लास और बिना थिएटर किए अगर आप कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो वो आपका टैलेंट है, राइट? क्योंकि एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता है। वो बाय बर्थ होता है। तो जब मैंने परफ़ॉर्म किया, कैमरा फेस किया, तो मैंने कहा यार मैं कर सकती हूँ। वहाँ से मुझे पता लगा कि मुझे एक्टर बनना है और मैं अपना करियर यहीं पर ही अपना आज़माऊँगी और मैं आज उसी जगह पे हूँ और आगे भी यही करना चाहती हूँ। तो सपोर्ट तो मेरे पास किसी का नहीं था। लखनऊ से ट्रेन पकड़ी, बॉम्बे सुबह पहुँच गई। कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ़ एक छोटी-सी डायरी है जहाँ पे मैंने एड्रेसेस लिख रखे हैं गूगल से निकाल के, कि वहाँ जाऊँगी, यहाँ-यहाँ देख लूँगी, ऐसा-ऐसा कुछ पता ही नहीं है। हाँ, फ़ोन कॉल पे पीजी-वीजी का पता करके रखा था कि हाँ, मुझे पेइंग गेस्ट वाले में जाना है एंड देन वहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। मैं आई, मैंने देखा और जब आई तो मैं ऐसा बॉम्बे शहर ऐसा देखा कि सपनों की नगरी तो है, बट अंदर ना एकदम डर गई कि कोई है ही नहीं, कहाँ जाऊँ? ऑटो में बैठी, सफ़र किया, घर लिया, तो पीजी मतलब फ्लैटमेट के साथ शिफ्ट हुई और एक घर में 5-5 लड़कियाँ, तो वो भी टाइम देखा है और उसके बाद वहाँ से मैंने जर्नी शुरू करी अपनी कि एक्टिंग और चीज़ें फिर रोलिंग में आती गई।
मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे सीआईडी था मेरा, मुझे सीआईडी मैंने मुझे शूट मिल गया और आई वाज़ सो हैप्पी कि मैं वाओ! मुझे तो शो मिल गया, टीवी मिल गया, अरे! मतलब ऐसा लगा। एंड देन जो मैंने एक ऐड किया था और ऐड में आपको पता है कैश इन हैंड पेमेंट होता है। जब कैश इन हैंड आया तो मुझे लगा अरे! ये तो वाह! मतलब जो महीने-महीने इंतज़ार करने के बाद जो आज मैं 1 दिन में काम करके आई इतने पैसे मिल गए तो मैं तो यही करूँगी और अच्छा पैसा अर्न करूँगी, अपनी फैमिली को देखूँगी। तो वहाँ से मैं सो लखनऊ तक कुछ दिमाग में था ही नहीं। बट जब वो जो जितना मैंने अर्न किया लखनऊ में ना, उससे मैं अपना घर नहीं चला पा रही थी। तो मुझे लगा कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, अपने टैलेंट को पहचानना है। वो टैलेंट मैंने बॉम्बे में आके पहचाना और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। जैसे आपने बोला कि तो देखो तो कोई नजर नहीं हुँ। आता नहीं। तो अभी जो आपके मॉम के लाइक कॉल नहीं उठा रहे हो या कुछ भी ऐसी चीजें, तो अभी आपने तो बहुत अच्छा नाम कमा लिया है, मतलब छोटे से शहर से आके इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है वहां से आके यहाँ तक का सफर। तो अभी तो आपके मम्मा को कॉल आते होंगे ना हुँ, कि हुँ। आपकी बेटी ने ऐसा कर दिया, तो फिर आपकी मम्मी की उस टाइम क्या थॉट रहती है? अभी उनसे आपकी बात कैसे होती है कि हाँ रश्मि तुमने कर लिया ऐसा कुछ भी? तो बताओ। तो मम्मी मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं आज भी ये कहकर कि तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? मेरी मम्मी कहती है आपकी मम्मी भी कहती होंगी जब आप खाना बनाते हो तो आपकी मम्मी कहती है नहीं और अच्छा बन सकता था, थोड़ा और तुमने मेहनत की होती तो और अच्छा बन जाएगा। आपकी मम्मी भी हर हर घर में ऐसा होता होगा। वैसे ही मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि अरे तुमने अगर और खेला होता ना तो और मज़ा आ जाता। वो मुझे ऐसे सपोर्ट करती हैं। तो मेरी मम्मी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज फैमिली में जो भी जैसे कि रिलेटिव्स मैंने बताया कि सब है बट ऐसे देखोगे तो कोई नहीं है। बट आज सब पूछते हैं मतलब छोटे से छोटा बंदा, बच्चा, हर घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, मतलब अभी दे नो कि मैं इंडस्ट्री में हूँ एंड आई एम डूइंग गुड शो। तो उनको पता है कि मतलब मैं जहाँ से हूँ और मम्मी को फ़ोन करना, तारीफ़ करना। मम्मी मुझे बताती सब कुछ है कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। बट वो अपना अंडरलाइन वर्ड जो है ना, हाँ, आज देखा था टीवी शो लेकिन वो ना थोड़ा और तुम करती ना तो और मज़ा आएगा। लेकिन तुम घमंड नहीं करना इस चीज़ पर, तुम और अच्छा कर सकती हो। तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे समझाती है। और मेरी मम्मी की एक बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप टीवी में ना काम कर रहे होते हो तो हर दूसरे इंसान का मुंह जो होता है ना वो ऐसे खुला होता है कि ये तो गलत काम करके ही आगे पहुंची होगी। तो इस तरीके से टीवी इंडस्ट्री में लड़कियों को बदनाम किया जाता है। और ये बहुत हर घर में इंसान बोलता है मतलब मुंबई से निकल के आप कहीं भी जाओगे ना तो आप लोग ना आपको ऐसे ही बोलेंगे कि अरे कहाँ ऐसे कहाँ पहुंच जाएगी ऐसे कहाँ कर लेगी, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो है ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था कि जब मम्मी को किसी ने ऐसे बोला था, घर का कोई मेंबर जो था और उसने जब बोला कि अरे हमको पता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है और कैसे वहाँ तक स्टैंड लिया गया। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मेरी बेटी है, मैंने भेजा है और मुझे पता है कैसे गई है और कहाँ तक गई है और कैसे कर रही है। तुम्हारी भी बेटी है ना, दम है तुम्हारी बेटी में, पहुँचा के दिखा दो वहाँ तक। चाहे सही तरीके से, चाहे गलत तरीके से बताओ मुझे। मैं तो इस चीज़ से गर्व करती हूँ कि मेरी बेटी ईमानदारी से वहाँ तक पहुँची है। तुम गलत करके भी वहाँ तक पहुँच जाओ तो देखते हैं। तो मेरी मम्मी ने ऐसी चीज़ें करके ना मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, समझ रहे हो? तो मैं उनके साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? मैं कर ही नहीं सकती गलत। फिर उनको पूरा भरोसा हो जाता है ना, तो हम वो चाह के भी नहीं तोड़ और सकते। मैं कर्मा बिलीवर हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती गलत। मैं नहीं कर सकती। तो क्या आप ट्रस्ट करते हो मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजों पे, स्पिरिचुअलिटी पे, like, सब चीजों पे करते हो आप? क्या आपकी बातों से लग रहा मैं ना मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भाग-भाग के मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ भगवान जी के सामने, भगवान जी ऐसा, भगवान जी वैसा, नहीं। मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ, मैं योगा नहीं करती हूँ, मैं हॉरोस्कोप नहीं देखती हूँ, मैं राशियाँ नहीं पढ़ती हूँ, नहीं है ट्रस्ट। ये होती होंगी सच्चाई, कुछ ना कुछ दम है बातों में। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग करते हैं, होता होगा। मैं नहीं मानती, मेरा परसेप्शन है मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करती हूँ।
और मुझे लगता है मुझे भगवान से बात करनी होगी ना, तो मैं मंदिर का रास्ता जा कर के 2 घंटा बैठ के मैं भगवान को बोलूँ भगवान जी ऐसा-ऐसा है। तो भगवान जी ये नहीं देखेंगे कि 2 घंटा लड़की यहाँ आके बैठी है, बाहर जाके कुछ भी कर रही है। मैं यहाँ से साफ हूँ ना, मैं यहाँ बैठ के भी भगवान से माँग सकती हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बचा लो, मुझे सेफ रखो। कर सकती हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि वो तो ऊपर वाला है, वो तो सब कुछ देख रहा है। तो मुझे जहाँ तक जितना बिलीव करना चाहिए मैं उतना करती हूँ, मैं पूजा-पाठ भी बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं आज भी घर से पूजा करके निकली हूँ, बट आप ये बोलो कि मैं 2 घंटा अगरबत्ती जलाती रहूँ, वो नहीं करती मैं वो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जितना मुझे लगता है कि पूजा करना चाहिए, जितना आप भगवान जी में जा सकते हो, उतना करना चाहिए। आजकल तो आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम खोलो तो पूरे टाइम घर के कोने में कपूर रख दो, तेजपत्ता जला लो, इलायची ऐसे कर लो, आप ये कर लोगे तो आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप ये कर लोगे तो आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप पैसे नहीं भरोगे बैंक में। ऐसे कैसे लोन कंप्लीट हो जाएगा? फिर तो जितनी जनता है इस पूरे इंडिया में तो फिर तो वो तेजपत्ता फूँक करके और सबका लोन ही फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? आप अपने कर्म पे बिलीव करो। आप मानते हो जो भी ज्ञानी पुरुष, जो भी महापुरुष बैठते हैं, आप उनकी बातें सुनते हो, बिल्कुल सुनना चाहिए बट ज़हन में उतार करके वही चीज़ फ़ॉलो करना नो, गलत है। अभी मैंने भी मेरे अभी साथ में ही मेरी फ्रेंड मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा बिलीवर है और इंस्टाग्राम जब भी खोलो तो उसके हॉरोस्कोप, काला जादू और फिर घर में ये करना चाहिए, पति को ऐसे ऐसे बांध के रखना चाहिए, बॉयफ्रेंड कैसे वश में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें उसके रील में एल्गोरिदम में बनी रहती है। तो मैं बोलती हूँ तुम क्या देखती रहती हो? कहती है मैं थोड़ा-सा मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं नंबर्स दिखवाती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैंने कहा अरे बाबा! तुम कहाँ फँसी हो? तो शी वाज़ लाइक कि नहीं-नहीं ये चीज़ें होती हैं और मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी में होते आ रही है। मतलब आप बिलीव करोगे किसी ने टैरो कार्ड रीडर ने बोल दिया कि आपके फ़ोन नंबर में ये नंबर्स नहीं होने चाहिए, अगर ये नंबर्स होंगे तो आपको काम नहीं आएगा, चीज़ें आपकी रुकावट रहेंगी। उस लड़की ने अपने इंडस्ट्री का इतने टाइम से जो नंबर था, जो पूरे प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग में गया हुआ नंबर है, वो चेंज करके उसने एक नया नंबर ले लिया। आपको पता है कि इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, अपना अपना अपनी जगह बनाना, अपना कॉन्टैक्ट सेम वही रखना आप समझ रहे हो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो टैरो कार्ड रीडर की बात सुन के नंबर ही चेंज कर ली और आप बता दो कि अभी कितना काम कर रही है। वो दिमाग में रह जाता है। दिमाग का फितूर होता है ये सब चीज़ें। आप क्यों नहीं बिलीव करते अपने काम पे, अपने कर्म पे? अपना ऑडिशन करो, अपनी चीज़ें करो, जो आप करते हो उसमें मेहनत करो। मतलब मैं हर समय देखती हूँ कि मतलब बॉयफ्रेंड को कैसे काबू में किया जाए, आप ये फूँक दीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा। पति दूर चला गया है तो उसको मनाने के लिए आप उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, तो ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। लोग ना बिलीवर बनते जा रहे हैं। और इसी बिलीवर के चक्कर में अपना काम खराब करते जा रहे हैं और वो खुराफात सूझता है उनके दिमाग में और देखिए हादसे आज आप भी सामने बैठी हैं कितने हादसे हो रहे हैं कितने हादसे हो रहे हैं हर घर में कहाँ कहाँ से सुनने को मुझे मैं सुबह उठती हूँ मैं ये सब हॉरोस्कोप ये सब नहीं देखती हूँ मेरे फोन के आप फीड में देखोगे ना एल्गोरिदम में आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ आज यहाँ लोग मर गए आज इस लड़की ने इस लड़के को मार दिया आजकल ट्रेंड में जो चल रहा है वो ब्लू बाल्टी एंड देन रेड कलर की फ्रिज तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में फितूर आ गया है। तो लोग फ़ोन में इतना घुस गए हैं कि स्क्रॉल कर करके पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या। मैं बोलती हूँ सब सुनो, सब करो। उसको अंदर ज़हन में मत डालो, दिमाग में मत लाओ। क्योंकि दिमाग को पढ़ा दोगे ना, दिमाग वही करेगा। आप नेगेटिव हो जाओगे तो नेगेटिव ही करोगे। लेकिन जैसे कि आपने छोटे शहर से निकल के आए और आपने अपनी ड्रीम को अचीव किया, तो जो आज की लड़कियां जो ऐसे छोटे गांव से हैं और वो करना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अ, तो कहते हैं कि अ, हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो हाथों की लकीरें अगर अधूरी हों, तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं कहती हूँ, सिर पर अगर हाथ महादेव का हो, तो लकीरों की ज़रूरत नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी छोटे शहर की लड़कियाँ हों, चाहे बड़े शहर की लड़कियाँ हों या जो भी, कोई भी, जिसको लगता है उसके अंदर टैलेंट है और अपने टैलेंट को निखारना चाहती है, वो बिल्कुल वेलकम है मुंबई जैसे शहर में। क्योंकि यहाँ पे ही ये अपना इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री यही मुंबई में ही है और वो अपने टैलेंट को, हुनर को पहचान के यहाँ आ सकते हैं। लेकिन आने के लिए ना एक टाइम होता है। छोटा बच्चा
पैदा हुआ, 2 साल 4 साल हुआ, उनकी मम्मी ने रील बनाना शुरू कर दिया, टिकटॉक पे डाल दिया और रील चल रही है, बढ़िया है। वो बच्चा एक्टर नहीं बन गया, आप उसकी पढ़ाई खराब कर रहे हो, आप उसका बचपना छीन रहे हो। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, कहीं एड्स में बच्चों की ज़रूरत होती है, चीज़ें होती हैं, वो 2 दिन 1 दिन का शूट होता है, वो खत्म हो जाता है, दैट इज़ ओके। बट अपनी पढ़ाई करके आप जब पढ़ाई कंप्लीट करके बाहर आते हो ना, तो आपके पास ये बहुत होता है। अब ये जब होता है ना, तो आप सब कुछ कर लोगे। ये नहीं हुआ ना, तो आप वापस वहीं अपने घर ही जाओगे। तो ये चीज़ें हैं कि मैं उनको यही बोलूँगी, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ ऐसे लोगों को जो काम करना चाहते हैं, बट अपना पढ़ लिख करके आएँ, उस जगह पे आएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है भई, बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। अ, आने का सपना बहुत लोग देख लेते हैं कि आना है, मुंबई आना है, लेकिन मुंबई उतनी ही जल्दी वापस ही भेज देती है। यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो बहुत यहाँ से करना पड़ेगा। और आज का जो टाइम है, आज के जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। उनको फेस करना, उनके साथ अपने आप को रखना, तो वो सेम पेज पे होना चाहिए, तो पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो वही अपना जैसे कि मैंने अपना बचपना भी खो दिया, फिर क्योंकि कभी देखा ही नहीं, बचपन कभी देखा ही नहीं। फादर नहीं, मम्मी हम लोग को पालने के लिए दुकान जा रही है, शॉप पे जा रही है, नौकरी कर रही है, चीज़ें कर रही है। तो माँ बाप के साथ भी रिश्ता नहीं है, मम्मी के साथ भी रिश्ता नहीं हो पाया। भाई स्कूल, मैं स्कूल, घर पे आ रहे, ठंडी रोटी खा रहे, चावल खा रहे, तो बचपना तो चला गया। थोड़े बड़े हुए, स्कूलिंग करना चली गई, टीचिंग करने चली गई, तो वो टाइम भी चला गया कि नौकरी करनी है, पढ़ाई कर पैसे कमाने हैं, घर भेजने हैं, तो जवानी भी जा रही है। और फिर मैं चाहती हूँ कि अब जो आने वाला टाइम है ना, वो हमेशा ब्राइट हो, बहुत अच्छा हो और हर चीज़ को एन्जॉय करें, लेकिन समझदारी के साथ। साथ में मैं बोलना चाहूँगी कांग्रेचुलेशन आपको आपके नए शो के लिए थैंक यू। रिश्तों से बनी जोड़ी। तो जानना चाहूँगी उस शो में आपका कैरेक्टर किस तरीके से होने वाला है? तो रिश्तों से बंधी गौरी सन नेक्स्ट का सन्नियों का शो है और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे टीम, उनके साथ मेरा शूट चल रहा है और आई एम प्लेइंग नेगेटिव लीड इन दैट। और वो जो शो है उसमें मेरा कैरेक्टर नेम है महुआ। और महुआ के लिए बहुत 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 मेहनत की गई है। मेरे साथ साथ जो मेरी टीम है, क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम या राइटर टीम, जो भी है, राइटिंग टीम, जितने भी लोग हैं, सबने बहुत मेहनत करी है। बिकॉज़ लड़की आई, परफ़ॉर्म करी और चली गई, नहीं। मेरा कैरेक्टर बनाया गया है कि महुआ कैसे स्क्रीन पर आए, महुआ के पीछे कितनी मेहनत की जाए, वो सब कुछ मेरे कैरेक्टर पे किया गया है। तो मैं जैसे कि मुझे मेरे शो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे मोल नहीं है, मेरे को यहाँ पे तिल नहीं है, लेकिन महुआ को यहाँ पर तिल दिया गया है, महुआ को यहाँ पे टैटू दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं और जो लुक दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक दिया है। जैसे कि पहले के टाइम पे कसौटी ज़िंदगी की एक शो था और उसमें कुमोलिका थी, तो कुमोलिका का कुमोलिका वैसा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक था। वैसे ही महुआ के साथ महुआ को एक बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया है। तो जब भी मेरी कैरेक्टर की एंट्री होती है तो वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, महुआ, महुआ ऐसा म्यूज़िक बजता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस, इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक, इतने अच्छे लोग जो मेरे इस कैरेक्टर को क्रिएट किए हैं। तो मैं वैसे ही परफ़ॉर्मेंस कर भी रही हूँ और मैं जानती हूँ कि जैसे लोग मुझे प्यार करते हैं, उस परफ़ॉर्मेंस को देख के और भी प्यार करेंगे। बट मैं इसमें नेगेटिव कर रही हूँ, पर नेगेटिव हो मत जाना, क्योंकि मैं हूँ बहुत पॉज़िटिव और वो सिर्फ़ टीवी सीरियल और इन सब चीज़ों के लिए है। जैसे आपके पास स्क्रिप्ट आई तो क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी कि आपने शो को करने के लिए हाँ बोला? तो ये जो लड़की है ना, वो बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ड्रामेटिक है। या तो देखो, शो में आपको लीड मिलता है पॉजिटिव, आप रो रहे होते हो, या तो आप नेगेटिव कर रहे होते हो, या आप आँखें तिरछी करके बोल दिया। ये लड़की पूरी नौटंकी है, मतलब घर वालों के सामने एकदम बेचारी बन जाती है, जैसे ही घर वाले टर्न करते हैं वो एकदम लड़ाई के मूड में आ जाती है, अकेली रहेगी तो वो अलग ज़ोन में रहती है, मतलब इसका हर शेड है। तो इतने सारे शेड एक कैरेक्टर में मिल रहे हैं, तो मुझे तो मज़ा आएगा ही। और जब कैरेक्टर पे वर्क किया जा रहा है, मतलब किसी कैरेक्टर पे ऐसे वर्क नहीं करते हैं। आप देखो ना, कितने सारे किरदार होते हैं, हर किरदार के पीछे गाना नहीं लगाया जाता है। हर किरदार के पीछे ये नहीं सोचा जाएगा कि मोल दे दो, उसको टैटू दे दो, उसको नथनी दे दो, ये सब चीज़ें इतना नहीं सोचा जाएगा। बट मेरे कैरेक्टर के लिए इतना मेहनत किया गया है। तो मुझे लगता है जब इतनी मेहनत की जा रही है, तो वो तो यार कैरेक्टर ही बहुत बड़ा है अपने आप में, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ?
मतलब ऐसे बहुत सारे शो आते हैं, आपकी बारिश में 15 दिन में या 25 दिन में एक शो बंद होता है, तो आपको ऐसे क्या लगता है कहाँ पे कमी रह जाती है तो इतनी जल्दी बंद हो जाते हैं? आपकी क्या होता है? तो लोगों में अभी पेशेंस नहीं है और किसी में पेशेंस नहीं है क्योंकि अब आजकल टीवी बहुत कम हो गया है घर घर में और लोग फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, रील्स में बहुत बिजी रहते हैं। तो वही रील में इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट देख लेते हैं कि उनको घर में ना, वो जब टीवी चल रहा होता है तो वो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते कि अरे अभी हीरो आएगा, हीरोइन को बचाएगा और फिर लड़ाई होगी, शादी होगी, सिंदूर पड़ेगा, मंगलसूत्र, वो इतना ना टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि वेस्ट हो रहा है। बट मुझे लगता है कि टीवी ऐसी चीज़ है ना कि घर से कभी जा ही नहीं सकती। सीरियल ऐसी चीज़ है जो कभी बोर नहीं कर सकती। जो औरतें घर में काम कर रही होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं और दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, चाचियाँ होती हैं, वो उनके लिए एंटरटेनमेंट टीवी है। दे आर नॉट फ़ोन पर्सन। बट लोगों में पेशेंस नहीं रहा। आजकल हमारे टीवी इंडस्ट्री वालों को पेशेंस नहीं रहा, प्रोडक्शन वालों को पेशेंस नहीं है, प्रोड्यूसर्स को नहीं है। उनको लगता है कि ये टीआरपी नहीं आ रही है, अरे टीआरपी नहीं आ रही है, बंद कर दो शो। बट मुझे लगता है, मैं पर्सनली बता रही हूँ कि किसी भी शो को ना आप 2 से 3 महीना चलाओ तो सही, लोगों के दिमाग में आए तो सही। जैसे कि मैंने अभी बालिका वधू किया था और बालिका वधू जो 9 साल जो कलर्स को खड़ा किया जो शो, तो बालिका वधू सीज़न 2 आया। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट था, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि इतना प्यारा था कि वो बहुत लंबा चलता। मेरा कैरेक्टर बहुत डोमेस्टिक वायलेंस पे था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा। बट टीआरपी, उनको लग रहा है टीआरपी नहीं आ रही, टीआरपी नहीं आ रही, लीप कर दो, बड़ा कर दो, आनंदी को बड़ा कर दो, ये कर दो। पेशेंस ही नहीं रहा। अगर आप रोलिंग वाइज़ उसको चलाते ना, तो शायद कहीं न कहीं आपको टीआरपी मिलती और शो आज भी चल रहा होता। तो पेशेंस की बहुत कमी है और सब में है। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई दवाई ही नहीं है इस चीज़ की। तो संडे पे बहुत सारे शो आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरे शो में एक खासियत है, ऑडियंस इसे देखेगी? तो मेरे शो में बहुत अच्छी ख़ासियत ये है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है शो का, दैट इज़ सो पावरफुल। और हमारे शो में ना, जैसे आज अगर सबका इंट्रोडक्शन हुआ है, हीरो, हीरोइन, चाचा, चाची, काका, काकी, मऊआ, सबका जो भी इंट्रोडक्शन हुआ है, अगले दिन उससे कनेक्टेड कोई ऐसी चीज़ ना दिखाएँ जिससे पब्लिक टूट जाए। हमारे में जो फर्स्ट एपिसोड हुआ है, उसी से रिलेटेड सेकंड एपिसोड है, उसी से रिलेटेड थर्ड एपिसोड है, उसी से रिलेटेड आगे के एपिसोड्स हैं। लेकिन आजकल के शोज़ में ना वो कनेक्शन मिस हो जाता है। अगर आप 10 लोग को एक दिन के एपिसोड फर्स्ट एपिसोड में दिखाए हो, सेकंड में आप 2 को दिखा रहे हो, तो 8 वाले जो लोग थे वो कहाँ चले गए 8 लोग? तो आप कनेक्शन मिस कर रहे हो ना, कनेक्शन मिस मत करो। तो वो हमारे में कनेक्शन मिसिंग बिल्कुल भी नहीं है और हर कैरेक्टर अपने आप में बोल रहा है। और शो में जिस तरीके से पीआर उसका हो रहा है, जो भी उसका मतलब हर घर में फैलाया जा रहा है यूट्यूब के थ्रू, सन नेक्स्ट का, उसका सन्नियों का एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू, इट्स अ फ्री चैनल। तो हर घर में वो शो पहुंच रहा है और बहुत ही अच्छा शो है। तो 18 कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो 18 कैरेक्टर अपने आप में अलग-अलग कैरेक्टर और सब बोल रहे हैं। सबकी अपनी अलग कहानी है। तो ये पकड़ बना के रखा हुआ है शो ने। और जहाँ पे 18 कैरेक्टर्स हैं, जब प्यार होता है, परफॉर्मेंस वाइज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और डायरेक्शन टीम जब सब मिलकर काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे शो वाले बहुत ऐसे हड़बड़ी ना करें, पेशेंस रखें और हमारा शो बहुत अच्छा है। और अभी से मुझे प्यार, अभी 10 तारीख से शुरू शुरू हो चुका है, ऑन एयर हो चुका है और मुझे प्यार मिलना भी शुरू हो गया है। तो इट इज़ गोइंग गुड। जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, कैरेक्टर से आपको मतलब क्या लर्न करने को मिला? उस कैरेक्टर से मैं कुछ रिलेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर ही, मैं बता रही हूँ ना, अपने आप में एकदम ड्रामा है। वो ड्रामा क्वीन है। बट एज़ एन एक्टर मुझे परफ़ॉर्म करना है क्योंकि मैं एक्टर हूँ। और अगर वही इसका दूसरा साइड देखें तो रश्मि ऐसी नहीं है, क्योंकि शी इज़ प्लेइंग प्रॉपर ड्रामेटिक नेगेटिव। और नेगेटिव रियल लाइफ़ में आपके सामने बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि मैं कहीं से नेगेटिव हूँ। तो उसमें महुआ में से तो मैं कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती हूँ। महुआ स्क्रीन के लिए, रियल लाइफ़ के लिए बहुत अच्छा है, परफ़ॉर्मेंस वाइज़ बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि जो महुआ प्ले कर रही है, कोई भी घर में ऐसा कोई किरदार उसको अपनाए।
क्योंकि वो शी इज़ वेरी नेगेटिव और वो शी इज़ लाइक प्रॉपर्टीज़ के पीछे है, घर में झगड़े करवा रही है, आग लगवा रही है, चीज़ें करवा रही है, तो मैं नहीं चाहूँगी कोई भी बहू ऐसा करे। तो मैं नहीं सीखती महुआ से, रश्मि नहीं सीखेगी महुआ से कुछ भी। साथ में जानना चाहेंगे को-स्टार के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से है? आप कितना सपोर्टिव है सब लोग हुँ। तो जैसे कि जो मेरे ऑपोज़िट प्ले कर रहे हैं ही इज़ अमन अमन शर्मा और अमन शर्मा जो आपने गाना सुना होगा मन भरिया बदल गया, उसका वो एक्टर है और उसको मैं तब से जानती हूँ 2015 से तो हम लोग पहले मुलाकात हो चुकी है हमारी और हम फ्रेंड्स थे और लकीली उस 2015 के बाद हम इस शो में मिले। मतलब पूरे टाइम हम कभी नहीं मिले और सीधा मेरे शो में मेरे बॉयफ्रेंड के मेरे ऑपोज़िट आ गया वो। हाँ, अमन तुम? ऐसा हुआ। तो मतलब जब हम पहले से एक-दूसरे को जानते थे तो वो एक बॉन्ड क्रिएट हो ही गया और हमारे सीन्स बहुत अच्छे आते हैं तो दोस्ती तो हो ही जानी है। इसके अलावा जितने और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि अपने जो उसमें मम्मी बनी हैं, पापा बने हैं या बुआ जी हैं, एक पूरी फैमिली है और आज जो भी लोग भी शो करते हैं, वो अब एक फैमिली बना के चलते हैं। कोई भी कैरेक्टर एंट्री करता है तो ये सोचता है कि मैं आज काम करूँ और हेलो हाय करके निकल जाऊँ, ऐसा नहीं है। एक फैमिली बन जाती है, हम साथ में लंच करते हैं, पूरा टीम बैठ के एक साथ एक रूम में लंच करता है और कोई किसी के लिए नेगेटिव नहीं है, वो बिग बॉस घर जो होता है ना कि आज इनकी सुन ली, उनकी सुन वैसा नहीं है हमारे बीच में। बट हाँ, लेडीज़ ज़्यादा है तो हँसी-मज़ाक बहुत होता है। अरे औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, बहुत हँसी-मज़ाक होता है। तो अब जब लड़कियाँ हैं तो फिर बॉन्डिंग अपने आप हो ही जाती है। लास्टली अपने फैन्स एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? तो अगर टीवी से रिलेटेड बात करें तो प्लीज़ मेरा शो देखिए, मुझे प्यार कीजिए और जैसा हमेशा करते आए हैं। और अगर इसके अलावा मैं यही बोलना चाहती हूँ कि टाइम दीजिए हर चीज़ को, चाहे फ़ोन हो, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अपने माँ-बाप को मत भूलिए, उनको भी टाइम दीजिए क्योंकि उनका होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास जो चीज़ें नहीं होती है वो उसको रिकॉल करता है, याद करता है। मेरे पास वो चीज़ नहीं है इसलिए मैं आप लोग को छोटी-सी एडवाइस दे रही हूँ कि फैमिली के बिना आगे ना बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। फैमिली को लेके आगे बढ़ें और उसमें ही मज़ा आए। तो यही कहना चाहूँगी मैं। थैंक यू। मैं हूँ रश्मि गुप्ता और आज आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी के साथ। थैंक यू। सेगमेंट कर ले क्या?